और हम लोग इस क्लास में आदरणीय खेमका सर की लिखी हुई डिफरेंट टेट्राइड्स पे चर्चा कर रहे हैं। पिछली दो क्लास में हमने हार्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, कैसे आप इसको पहचानेंगे, इसकी डिफरेंट डिजीजेस, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या सिम्टम्स आएंगे, उन सब पे हम लोगों ने पिछली बार बात की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे टेट्राइड्स 12 जो कि लंग्स की है, और इसमें लंग से संबंधित हर एक तरह की समस्या का निदान आपको मिलेगा। किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उस समस्या की एबीसीडी पता होनी चाहिए कि उसका जो भी समस्या आई है वो क्यों आई है, क्या कारण है, और कारण को जान के जब आप उपचार करेंगे तो बहुत आराम से अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बिना कारण जाने अगर आप सुपरफिशियल लेवल पे ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको रिलीफ तो मिल जाए, पेशेंट को आप रिलीफ दे दें, लेकिन होगा क्या, क्योर होने में टाइम लेगा या क्योर नहीं हो पाएगा। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सिम्टम्स के साथ रिलेट करें और क्योर करने की दिशा में जाएं। कोई भी समस्या आई है उसे हम शरीर से कैसे भगाएं, उसका पूर्ण निदान कैसे हो, उसका पूर्ण उपचार कैसे हो, और इसके लिए हर एक ऑर्गन, उससे रिलेटेड सिस्टम, उसके बारे में एबीसीडी, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसके सिम्टम्स, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लंग्स में अगर हम बात करें तो लंग्स कहाँ पर स्थित है, क्या करता है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसके सेल क्या हैं, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो पहले जो है बताइए लंग्स कहाँ पर स्थित है, कौन बताएगा? राजेश जी ने लिखा चेस्ट रीजन, रोजी जी ने लिखा अपर डायग्राम, डायफ्राम को लिखना चाह रही होंगी, डायग्राम हो गया। और के सिंह जी ने लिखा चेस्ट रीजन, चेस्ट एरिया अबव डाया, वेरी गुड वीना जी। अपर्णा जी ने लिखा लोकेटेड इन द अपर थोरेसिक रीजन। लोअर थोरेसिक रीजन कहाँ पे होता है? अबव द डायफ्राम, डायफ्राम से ऊपर रिप्स के अंदर। सचिन जी बता रहे हैं। मीना जी ने लिखा थोरेसिक कैविटी में, और बीना जी लिख रही है इन रिप्स। सबसे बेस्ट आंसर क्या है? इन थोरेसिक कैविटी या थोरैक्स रीजन में। यू आर इन 5th सेमेस्टर। आप फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी ना चेस्ट रीजन में है, वो तो सबको पता है चेस्ट रीजन में। चेस्ट रीजन में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चेस्ट रीजन नहीं होता, वो होती है थोरेसिक कैविटी या थोरैक्स रीजन। चेस्ट तो एक आपका भाग है शरीर का, तो चेस्ट रीजन, चेस्ट एरिया कह सकते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, लेकिन जब बात करेंगे तो थोरैक्स रीजन में है। थोरैक्स रीजन आपका, और थोरैसिक रीजन कहाँ पे आ रहा है? थोरैसिक कैविटी। कैविटी क्यों अच्छा है? क्योंकि कैविटी के अंदर ही कुछ चीज रहेगी। वो कैविटी कहाँ पे है? थोरैक्स रीजन में है। थोरैक्स कहाँ से आ रहा है? वो थोरैसिक वर्टिब्रा के रीजन से आ रहा है, कि थोरैसिक वर्टिब्रा जहां पर है उसी जगह पे थोरैक्स है, और वहीं पे थोरैसिक कैविटी है। रिप्स के अंदर वो थोरैसिक क्या क्या कर रहा है, काम क्या है इसका?
अब आवाज आ रही है, साउंड आ रही है कि नहीं? जी मैम, हाँ अब आ तो रही है। इसका मेन फंक्शन क्या है लंग्स का, ये ध्यान में पहले हमें लाना पड़ेगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है ब्रीदिंग, जिसमें हमें पता है कि इसमें आता है इनहेल और एक्सहेल। और ये ब्रीदिंग प्रोसेस क्यों जरूरी है, क्यों ये ब्रीदिंग कर रहा है? क्योंकि जब ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, जो हर एक सेल में होती है। बिना ऑक्सीजन के नहीं बना सकता माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। तो जो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सांस लेने में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अंदर जा रही है। जो आप सांस ले रहे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें भी डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, लेकिन शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन वो रिसीव कर लेता है ब्लड में। और ब्लड में ऑक्सीजन रिसीव कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कैरियर कौन है? पिछली क्लास में हमने बताया था, किसी को याद है? ऑक्सीजन तो आपने ले ली, अब कैरियर ही नहीं होगा तो जाएगी कैसे? कोविड के टाइम में देखा था ना, ऑक्सीजन बनी हुई फैक्ट्री में रखी हुई है, कैरियर ही नहीं है। जो उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले जो है टैंकर्स हैं वो कम हैं, तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रही। तो वैसे ही हाँ, सबने सही बताया। जया जी, ब्लड नहीं, ब्लड में आरबीसी, ब्लड तो बहुत सारे चीजें लेके चल रहा है। तो आरबीसी, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, ये है कैरियर ऑक्सीजन का। तो इसके माध्यम से जा रही है सेल के पास, और फिर सेल उससे क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और फिर उससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें आपके लगातार सांस लेने से शरीर के अंदर एक एक सेल में हो रही हैं, और उसी से कंबाइंड रूप में आपको एनर्जी मिल रही है। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेटाबॉलिज्म में भी, और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में भी। टेम्परेचर है, प्रेशर है, आपका बैलेंस है, पीएच का बैलेंस है, ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स उसमें। और साथ में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी मेंटेन करता है। तो केवल ये ब्रीदिंग या ऐसा कुछ नहीं है, सांस आपने ली, सांस छोड़ी, ये तो इसका नॉर्मल काम है। लेकिन उस सांस लेने और छोड़ने से अंदर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन, उसके बाद होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, प्रेशर भी मेंटेन करना, और डिफरेंट टाइप्स के वाटर का बैलेंस भी ये कर रहा है। जो आप एक्सहेल करते हैं उसमें वाटर वेपर होते हैं, और वो केवल ड्राई एयर नहीं होती, तो उसमें कितने जो है पानी के कण भी होते हैं, वो जो है आप कंटिन्यूअस निकाल रहे हैं। तो वाटर बैलेंसिंग भी इस तरह से करता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसके साथ रिलेटेड हैं, इसका फंक्शन। और ये आपके रिब केज के अंदर थोरेसिक कैविटी में सुरक्षित है, डायफ्राम के ऊपर। और जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो इसमें क्या होता है? डायफ्राम आपका ऊपर नीचे होता है। तो जब आप किसी को भी ट्रीट करें तो पहले उसका ब्रीदिंग प्रोसेस देख लें। जनरली क्या होता है, जब ब्रीद इन करते हैं लोग तो पेट पिचका लेते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो पेट फुला लेते हैं। ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका डायफ्राम आगे जाना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पिचकना चाहिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है। कई बार ये उल्टा चलने लगता है, सांस लेते हैं तो पिचक जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो फूल जाता है। तो ये एक बार डायफ्राम अपना जरूर चेक करना चाहिए, और सांस ठीक से अंदर जा रही है, नहीं जा रही है, इसमें किस तरह के इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस क्लास में जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर खोलते हैं,
लॉज क्या है रेस्पिरेशन के, क्या क्या चीजें हमारे खेमका सर ने इसमें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 12 लॉज ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्वसन में हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। अब श्वसन में सांस लेना छोड़ना तो हो गया, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होएगी तो क्या क्या होगा। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ पैंटिंग। अब पैंटिंग का मतलब क्या हुआ, सांस लेने में परेशानी हो रही है। डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, अब सांस लेने और छोड़ने में या तो दर्द हो रहा है या कहीं किसी तरह की समस्या आ रही है कि आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, कुछ इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसको कहते हैं पैंटिंग, जिसको हांफना या श्वास फूलना भी कह सकते हैं। डिस्पनिया, अब डिस्पनिया में है श्वास कष्ट। अब इसमें क्या है, जब आप सांस लेंगे तो आपको बड़ा एफर्ट लगेगा, बड़ी ताकत लगेगी, और जब वो ताकत लगेगी तो आपको लगेगा इतना मेहनत हो रही है सांस लेने और छोड़ने में, जो कि बिना मेहनत वाला काम है। आप लगातार सोते जगते उठते बैठते खाते पीते सांस लेते रहते हैं बोलते समय, लेकिन अगर उसमें आपको लगे कि बड़ा एफर्ट लग रहा है, ताकत लग रही है, तो ये क्या हो गया, डिस्पनिया हो गया। इसमें भी प्रॉब्लम है सांस कष्ट की। उसके बाद एम्फेजिमा, ये क्या है, इसमें आपके जो एल्वियोलाई हैं वो डायलेट कर जाते हैं। डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों में ब्रीदिंग की डिफिकल्टी होती है। तो डिस्ट्रक्शन हो गया किसी टाइप का या डायलेशन हो गया। संध्या जी टिटाइस 12 पे चल रहे हैं हम लोग, लंग्स टिटाइस 12 और चैप्टर भी 12 है। ऑर्थोपनिया, ऑर्थो आपको शब्द समझ में आ रहा है, ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ऑर्थोपनिया यानी लेट कर सांस लेने में असुविधा लगना। तो जो अस्थमा के पेशेंट हैं कई बार वो लेट के सांस नहीं ले पाते, वो रात भर बैठे रहते हैं या 2-3 तकिया लगा के ऊंचा करते हैं फिर सांस ले पाते हैं। तो लेट कर सांस लेने में असुविधा हो, इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑपरेशन, जितना भी श्वास का अवरोध है, वो भारीपन की अनुभूति हो रही है सांस लेने में, छाती में बहुत भारी भारी लग रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, लंग्स ले रहे हैं एयर और एक्सपेल कर रहे हैं। अगर उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस होगा, किसी भी टाइप का होगा, जो इतने सारे हमने लिए एग्जाम्पल, उसके अलावा भी कुछ होगा, किसी टाइप की होगी, तो सब इसी में आएगा कि ये ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, कोविड ने सबसे ज्यादा अटैक किया लंग्स पे, और जिनका भी लंग्स वीक थे या ब्लड में हीमोग्लोबिन कम था, उन सबको सबसे ज्यादा समस्या हुई। तो ये किसी भी टाइप की समस्या, वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, किसी इन्फेक्शन से हो सकती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी। अगर ब्रीदिंग में किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है कहीं पर भी, सामने ही नहीं, सामने चेस्ट में पेन हो रहा है, बैक में भी पेन हो तो भी, लंग्स के जस्ट अपोजिट बैक साइड में पेन हो तो भी, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये ब्रीदिंग की
ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वो आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, सिडेट करके देना होगा। तो कोई सांस ले रहा है और तेज आवाज हो रही है, तो ये तेज आवाज, मेरी स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है सबको? एक्सेस टाइप का हो गया। और अगर इसी का अपोजिट हो गया, तेज आवाज की जगह धीमी आवाज आ रही है, बहुत धीमी आवाज में बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये डेफिशिएंसी टाइप का हो जाएगा कि ताकत लग रही है, एफर्ट लग रहा है, आवाज ही नहीं जो है यहाँ पे पता चल रही है। तो ये क्या है, ये रिलेट करेगा वीक और थिन ब्रीदिंग के साथ, और ये डेफिशिएंसी और एक्सेस। तो अब यहाँ पे एक बात तो आपको कंफर्म हो गई कि तेज आवाज आ रही है तो एक्सेस है, कम आवाज आ रही है, धीमी हो गई है आवाज, बोल नहीं पा रहा व्यक्ति, तो ये डेफिशिएंसी टाइप का रोग है। तो हम उसमें उसी तरह से ट्रीट करेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लंग्स और किडनी का कॉम्बिनेशन। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया का नियंत्रण जो है किडनी और लंग्स दोनों मिलके करते हैं। तो इसमें जो है एक चीज ध्यान में रखिए कि जो इनहेलेशन है, यानी सांस अंदर जाना, ये होता है किडनी से, और वापस ऊपर जाना ये क्या होता है, सांस छोड़ने का, ये लंग्स। ये हो गया एक्सहेल। कुछ भी बोला नहीं हमने, वहीं से शुरू किया जहां से आपको आवाज सुनाई देना बंद हुआ था। तो परेशान मत होइए, वो मेरा भी डिस्कनेक्ट होता है, पूरा सबका डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो संस्थान से ही कुछ गड़बड़ है वहां पे, तो उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो 2 बार 3 बार हो गया डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की इनहेल और एक्सहेल। तो ये दोनों चीजें नॉर्मली हो रही हैं, और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है, तो जैसे आपको बताया कि ये लंग्स और किडनी मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर केवल इनहेलेशन की प्रॉब्लम है तो किससे हो जाएगा, केवल इनहेलेशन की प्रॉब्लम है तो ये रिलेट करेगा हमारे किडनी के साथ। और अगर प्रॉब्लम हो रही है हमें एक्सहेलेशन में, तो ये रिलेट करेगा लंग्स के साथ। तो ये दोनों चीजें जब हो रही हैं, तो 2 पॉइंट हमारे पास हैं, हमने बताया आपको LU7 और K6, और इसके साथ LU9। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, LU7, K6 और LU9। ये सोर्स पॉइंट भी है और आपका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, आर्टरीज का भी पॉइंट है, तो ये पूरा टोटलिटी में ठीक करेगा। तो ये 3 पॉइंट से आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन किसी भी तरह का इम्बैलेंस हो तो ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या कारण इसका हो सकता है, बिना उसको देखे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। सांस
लेकर अंदर रोके रखने की शक्ति का नियंत्रण किडनी करती है। तो अगर सांस आप अंदर बिल्कुल रख ही नहीं पा रहे, जिसको बोलते हैं ना उल्टी सांस चल रही है कि अंदर जा ही नहीं रही, तुरंत वापस बाहर आ रही है, तो अंदर रोके रखने का काम करेगी ये किडनी और बाहर छोड़ के बाहर थोड़ा सा रुकने का काम करेगा लंग्स, वही इनहेल एक्सहेलेशन। तो ये दोनों मिलके ही काम करते हैं। लॉ नंबर 4 ये है लॉ ऑफ ब्रीदिंग बाय माउथ। जो रोगी, जो भी व्यक्ति मुंह से सांस लेता है तो इसका कारण क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स की, और ये यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये मुंह खोल के सांस लेना, सब समय मुंह खुला रखना, या एक और होता है कि जिसके दांत बाहर होते हैं, कई बार क्या होता है कि मुंह खुला रख के सोने की आदत हो जाती है, तो दांत जब बाहर मुंह से ही सांस छोड़ेंगे तो लगातार प्रेशर पड़ते रहने से दांत बाहर हो जाते हैं। बच्चों के आपने देखे होंगे दांत बाहर हो तो उसको मुंह बंद करके बैठना सिखाइए, बात करना सिखाइए, मुंह बंद करके सांस लेना सिखाइए, तो उससे कई बार ये चीजें ठीक होती हैं। और साथ में लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करिए। लंग्स की डेफिशिएंसी ठीक होगी तो मुंह खोला रखना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा रहता है ये सब समय मुंह खुला है तो ये भी डेफिशिएंट कंडीशन है, और इसमें क्योंकि किडनी इनहेल कर रही है तो किडनी की डेफिशिएंसी का भी ट्रीटमेंट आप इसमें ले सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, तो अगर सांस छोटी छोटी आ रही है तो भी लंग्स की डेफिशिएंसी या हार्ट की डेफिशिएंसी, ये दो चीजें यहाँ पे आएंगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कब कैसे लेंगे कि ये लंग्स की है कि हार्ट की है? तो लंग्स में क्या होगा, लंग्स में आपको जब ब्रेथलेसनेस टाइप होगी तो हमेशा सांस फूलेगी, और एक्सर्शन पे होगी तो ये हार्ट का हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मेहनत करने पे सांस फूलेगी तो हार्ट का हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिना श्रम किए बैठे बैठे सांस फूल रही है। ये सारे लॉज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सारे काम आएंगे कब? जब आप ट्रीटमेंट करेंगे। बैठे सामने रोगी आपके बैठा और बैठे बैठे उसकी सांस फूल रही है, वो पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा है और टेढ़ा मेढ़ा गर्दन कर रहा है और ऐसे लटक जा रहा है, या उसकी सांस बोलने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसका कारण अस्थमा हो सकता है। तो ये अस्थमा के कारण भी हो सकता है। तो ये जो इतने लॉज दिए हैं इनको आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे आप इस पे काम करेंगे। तो ये डेफिशिएंसी हमने पढ़ी, हार्ट पढ़ा और किडनी, तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? ब्रीदिंग प्रोसेस को नॉर्मल बनाने में। पहला हो गया हमारे पास लंग्स, दूसरा हो गया किडनी, तीसरा हार्ट। ये तीन ऑर्गन मिलके हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू TCM। तो अब इसमें लंग्स की प्रॉब्लम है तो बैठे बैठे सांस फूलेगी, किडनी की प्रॉब्लम है तो सांस अंदर जाने में समस्या होगी, हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेहनत करने पे सांस फूलेगी। यानी आप 1-2 मंजिल चढ़ के गए और पता चला उसके बाद एकदम सांस फूलने लगी, आप घबरा गए, पसीना आने लगा, तो ये हार्ट के सिम्टम है। थोड़ा सा मेहनत किया आपने और सांस फूल गई, और मेहनत नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो सांस नहीं फूल रही है। लेकिन लंग्स की डिफिशिएंसी होगी तो बैठे बैठे सांस फूलेगी, और किडनी की प्रॉब्लम होगी तो सांस अंदर लेने में दिक्कत होगी, सांस अंदर ठीक से नहीं जाएगी। तो ये तीन ऑर्गन हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को नॉर्मल रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और ये तीनों जो ऑर्गन हैं, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा भी आपको याद आ रहा हो, ये क्या है? ये हमारा गोला है। एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। अब इसमें देखिए, ये हमारा हार्ट है, ये किडनी है और ये लंग्स है। अब ये हो क्या रहा है? ये इधर से कंट्रोल हो रहा है और ये इधर से कंट्रोल हो रहा है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये क्रिएट कर रहा है, ये मदर है। तो ये जो ट्रायंगल बना आपका, ये ट्रायंगल ही आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस को चेक कर रहा है। तब इसमें प्लस हुआ, इसमें माइनस हुआ, या इसमें माइनस हुआ, कहाँ पे माइनस हुआ, ये आपको सिम्टम्स बताएंगे।
और फिर इनमें से ही अगर इसको ठीक कर देंगे, हार्ट को ठीक कर देंगे, तो ये किडनी और लंग्स दोनों ठीक हो जाएंगे। लंग्स को ठीक कर देंगे तो ये इसका जो सन है और फिर इसका कंट्रोलर ये भी ठीक हो जाएगा। अगर किडनी को ठीक करेंगे तो ये हार्ट को ठीक कर देगी और फिर ये लंग्स को ठीक करेगा। तो जो भी सिम्टम आएगा उसके अकॉर्डिंग डोमिनेंस किसका है, कौन सा डेफिशिएंट कंडीशन में है, उसको देख के आप इसमें से सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्प्लीन से आती है डेफिशिएंसी लंग्स में डेफिशिएंसी आई कहाँ से, मदर से, और ये मदर क्या है, स्प्लीन, और हार्ट क्या है, इसकी ग्रैंड मदर हो गई। तो ग्रैंड मदर की प्रॉब्लम, फिर ये इसमें मदर की, और मदर क्या है ये, फिर इसमें क्या होगा, फ्लेम बहुत ज्यादा निकलेगा। स्प्लीन का काम है फ्लेम क्रिएट करना, तो कफ निकल रहा है तो अब ये स्प्लीन इसमें आ जाएगी। तो ये आपको ट्रायंगल ध्यान में रखना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने में। अभी देखिए आपका दूसरा चैप्टर है लॉ ऑफ कफ, चैप्टर 8। खांसी आएगी। अब क्या है, अगर लंग्स की समस्या होगी तो डिफरेंट टाइप्स के साउंड के साथ खांसी आएगी। तो अभी जब हम लोग ने साउंड की बात की थी, तो अगर तेज साउंड आएगी, खांसी की भी तेज साउंड आएगी तो एक्सेस कंडीशन है, और धीमी साउंड आएगी, जैसे कई लोग होते हैं ना ऐसे धीमे धीमे करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना ठसके आते रहते हैं और दिन भर करते रहते हैं। और एक है बहुत तेज खांसते हैं, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, तो वो एक्सेस टाइप वाली हो गई, उसमें आवाज भी बहुत तेज तेज करते हैं। और एक होती है धीमी, तो दोनों में एक्सेस या डेफिशिएंसी। खांसी को पहचान कर आप इसका सही जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सडन नॉइजी एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स थ्रू ग्लॉटिस इज कॉल्ड कफ। तो ये नॉइजी एक्सप्लोजन हो गया है और ये ग्लॉटिस के थ्रू, और ये कफ कहला रहा है। मेम्ब्रेन लाइनिंग of air passage lungs are affected and are inflamed. The secretion of mucus increases causing irritation. तो यहाँ पे इरिटेशन होगा तो आप दिन भर उसमें कफ करते रहेंगे, और ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो प्रोवोक होता है किसी भी टाइप के इरिटेशन से, इसको बोलते हैं हम लोग गले में खिचखिच। गले में खिचखिच हुई तो खांसी आती रहेगी, और उसमें बीच बीच में कई बार कफ आएगा, कई बार कफ नहीं आएगा। ड्राई कफ भी होता है इसमें। कोविड में आपने देखा ड्राई कफिंग, तो ड्राई कफिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि वो कोविड का वायरस जो है, कोविड वो अंदर जाने का प्रयास कर रहा था और बॉडी कफ के माध्यम से उसको बाहर फेंकने का प्रयास कर रही थी, तो कंटिन्यूअस ड्राई कफिंग हो रही थी। समटाइम्स कफिंग में बी प्रोवोक्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया। इन्फ्लेमेशन कौन क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, एनर्जी, जैसे विंड अटैक होता है, कोल्ड अटैक होता है, आपने ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, तो गला खराब हो गया, उसकी वजह से भी कई बार इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं तो भी कफिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा है हुपिंग कफ, ये जो है 5 साल के बच्चों में होती है, और इसमें बच्चों को सीवियर खांसी आती है, और खांसी बढ़ती जाती, गले एवं छाती में ऐंठन हो जाता है, और आवाज कैसी आती है, कुत्ते के भौंकने के समान आवाज, यानी बहुत लाउड भारी सी आवाज आती है बच्चों की। तो ये हुपिंग कफ बच्चों में होता है। 2 कारणों से हो रहा है, एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर एंड इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर। अब जब एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर होगा तो इसमें क्या है, विंड कोल्ड या विंड हीट, ये ध्यान में रखिएगा। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड हुआ या विंड हीट हुआ, कहाँ पे अटैक किया इसने, लंग्स पे किया या बॉडी पे किया। तो ये अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड और विंड हीट। विंड कोल्ड होगा तो यहाँ पे क्या है, विंड कोल्ड में आपको कफ आ सकता है, आपको होल बॉडी पेन, नेक पेन, ये सब सिम्टम होंगे। और जब विंड हीट होगा तो इसमें आपको गले में खराबी दिखेगी, सोर थ्रोट दिखेगा, इन्फ्लेमेशन दिखेगा। तो ये हीट का सिम्टम और कोल्ड का सिम्टम यहाँ पे आपको मिलेगा। और दूसरा लॉ है कि पैथोजेनिक फैक्टर इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर से होगा, तो ये जो है क्या है, पुरानी खांसी हो जाती है और ड्राइनेस ऑफ लंग से होती है, और या फिर होती है डेफिशिएंसी और ये इन है, इन कॉजिंग ड्राई कफ, इन की डेफिशिएंसी।
डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन भी क्रिएट करता है, स्प्लीन यांग। तो ये इंटरनल लेवल पे इम्बैलेंस हुआ एनर्जी का और उसने अटैक किया, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है। अभी हमने देखिए स्प्लीन की बात की, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्प्लीन यांग एक्सेस या स्प्लीन यांग कॉजेस एक्सेसिव स्पुटम, यानी बलगम बहुत ज्यादा निकलेगा, तो ये स्प्लीन से रिलेट करेगा। तो ये ड्राइनेस भी हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ इन हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ इन जब होगी तो क्या होगा, ड्राई कफ होगा, जैसे कोविड में हुआ था। और डेफिशिएंसी ऑफ इन को एक पॉइंट से ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे, कौन सा पॉइंट होगा? बोलिए। ये डेफिशिएंसी ऑफ इन है, ड्राइनेस ऑफ लंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन कॉजिंग ड्राई कफ। इसे हमें एक पॉइंट से ठीक करना है, कौन सा पॉइंट होगा? LU7। डेफिशिएंसी ऑफ इन को जब आप ठीक करेंगे तो पॉइंट LU7 नहीं, उसमें हीट पॉइंट लेते हैं। नहीं समता जी, के 3 भी नहीं, LU10। LU10 सेडेट। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो ध्यान से देखिए, लंग्स इन डेफिशिएंसी में एक ही पॉइंट सेडेट होता है, वो होता है LU10, बाकी पॉइंट टोन होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी को मान लीजिए ड्राई कफ हो रहा है और अभी भी शुरू हुआ है, तो एक पॉइंट LU10 लगा देंगे, सेडेट कर देंगे, उससे भी ठीक हो जाएगी तुरंत ड्राई कफ। तो ये एक एक छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि कैसे आप इसको, हार्ट इन डेफिशिएंसी है, हार्ट के फायर पॉइंट को सेडेट कर दीजिए, थोड़े देर में देखिए आप जो उससे सिम्टम्स आ रहे थे वो सब्सिडाइज करेंगे। तो ये कैसे आपको एक एक पॉइंट से भी ट्रीट करना है वो भी ध्यान में रखना है। तो इसका पॉइंट इन डेफिशिएंसी अगर ड्राई कफ हो रहा है तो उसका पॉइंट है LU10। लॉ नंबर 4, कफ ड्यू टू अटैक ऑफ एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर इज ऑफ एक्सेस टाइप। तो विंड कोल्ड विंड हीटर का अटैक होगा तो सारे पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करके ट्रीट करते हैं, और इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर से होगा तो डेफिशिएंसी टाइप का होगा, हम सिडेट करके ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी टाइप का है तो यहाँ हम टोन करेंगे। पैथोजेनिक फैक्टर में क्या है, सिडेट करेंगे, और डेफिशिएंसी टाइप का है तो इसमें हम टोन करेंगे। यस, डेफिशिएंसी है तो सारे पॉइंट टोन होंगे। इन डेफिशिएंसी देखिए, डेफिशिएंसी लिखा है ना, डेफिशिएंसी टाइप मतलब टोन, एक्सेस टाइप मतलब सिडेट। एक्सेस और डेफिशिएंसी होती है ना TCM में 8 गाइडिंग प्रिंसिपल, तो जहां एक्सेस है वहां पे सिडेट करेंगे पॉइंट, जहां डेफिशिएंसी है वहां टोन करेंगे। A loud and explosive cough indicates full pattern। तो बहुत तेज जोर की खांसी आ रही है आवाज के साथ, तेज आवाज के साथ, तो ये एक्सेस है, यहाँ पे भी आप सिडेट करेंगे। कमजोर आवाज के साथ खांसी है तो ये डेफिशिएंसी टाइप का रोग है। तो ये लॉ है, ये ध्यान में रखने हैं। उसके बाद विंड कोल्ड अटैक होगा तो चोकिंग कफ हो जाएगा, गला और दम घुटने लगेगा। विंड हीट का होगा तो ये है थिक टोलरेंट कफ निकलेगा, बहुत हीट है ना तो ये कफ को सुखा देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्रीन येलो इस कलर का कफ निकलेगा, तो ये सब विंड हीट वाला है। और गले में हमेशा खांसी रहेगी, और साथ में कई बार इन्फेक्शन ज्यादा है तो पसदार भी निकल सकता है, उसमें पस भी हो सकती है। अगर आप चेक कराएंगे तो लैब में आपको पता चलेगा कि इसमें पस भी है। ड्राई कफ विदाउट एक्सपेक्टोरेशन and generalized dryness of tissues is caused by attack of external wind dryness on lungs। तो सूखी खांसी आए, बलगम ना आए और बॉडी में भी ड्राइनेस हो, तो ये एक्सटर्नल विंड ड्राइनेस का अटैक होता है। तो ये भी एक कॉज है कफ का। एक्यूट वायरस इन्फेक्शन कॉजेज हुपिंग कफ इन इन्फेंट्स। तो ये कुकुर खांसी जो होती है वो वायरस अटैक है। कफ विद ब्लड मिक्स्ड फ्लेम and asthmatic condition is due to liver attacking lungs। तो लीवर अटैकिंग लंग्स का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ लीवर अटैकिंग लंग्स का मतलब, इसका मतलब हुआ कि लीवर की स्टैग्नेट कर गई,
अटैकिंग लंग्स। तो कई बार इसमें लीवर की स्टैग्नेशन को ट्रीट करने से ठीक हो जाता है। अगर कफ ब्लड मिक्स आ रहा है फ्लेम, तो इसमें लीवर की स्टैग्नेशन को भी चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में गड़बड़ है। तो लीवर की स्टैग्नेशन, अटैकिंग लंग्स, ये हो गया आपका लीवर अटैकिंग लंग्स। उसके बाद देखिए, खांसी के साथ शरीर गर्म रहे और बेचैनी ज्यादा लगे, तो ये विंड हीट का अटैक होता है। तो ये स्पेसिफिक सिम्टम है कि अगर शरीर गर्म है, यहाँ पे फीवर नहीं है और बेचैनी बहुत है, तो ये विंड हीट का अटैक हो गया। विंड हीट के पॉइंट आपको पता है, विंड हीट अटैकिंग लंग्स, वो वाले ट्रीटमेंट देंगे तो ये ठीक होगा। सांस लेने में परेशानी और किडनी को फेफड़ों से ऊर्जा ना मिल पाना, तो ये भी एक कारण होता है, जो पहले हम लोगों ने बात की। दोनों मिलके कर रहे हैं ब्रीदिंग को, यानी इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ब्रीदिंग प्रोसेस को दोनों किडनी और लंग्स मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर फेफड़ों से एनर्जी नहीं मिलेगी तो भी ये कारण हो सकता है, इनहेलेशन में दिक्कत होगी और कफ होगा। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड टू लंग्स कॉजेस चोकिंग कफ। अब इसके दम घुटने वाली जो खांसी है, इसके सिम्टम देखिए, इची थ्रोट होगा, गले में खुजली होगी, कपकपी, सिर दर्द, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, छींकें, जोड़ों में दर्द। और ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 पॉइंट का ट्रीटमेंट है, GV16 UB12। ये क्या है, सब विंड को निकालते हैं। अगर इससे ठीक ना हो, ग्रुप 1 देंगे, इससे ठीक ना हो तो ये फिर विंड कोल अटैक का ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, LV7, LI4, GV16, UB12, CV17। तो इसको ट्रीट करने से ये तुरंत ठीक होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को मिला के आप ट्रीट कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये जो ग्रुप 3 भी है एक है, यहाँ पे किडनी यांग लिया है, ताई यांग लिया है, और LI20 नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए लिया है। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी हो, रात में भी सोते सोते नाक बंद हो रही है, तुरंत LI20 को प्रेस कर लीजिए, तो ये उससे ठीक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब 8B क्या है, विंड हीट का अटैक। जैसे हमने भी बताया ना, गाढ़ा पसदार बलगम, या कह लीजिए हरे रंग का, पीले रंग का, जिसको वाटरी नहीं है, वाइट नहीं है, ये हीट के कारण इसका कलर चेंज हो गया है, और ये ग्रीनिश है, येलोइश है, या इसमें ब्लड पस कुछ भी है, तो ये है विंड हीट का अटैक ऑन लंग्स। अब यहाँ पे थर्स्ट ज्यादा होगी, फीवर विदाउट चिल्स, गर्मी है ना, तो यहाँ पे ठंडक नहीं होगी, कोल्ड वाले में ठंडक। और यहाँ पे गले में सोर थ्रोट, गले में आपको खिचखिच, गले में अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट हमेशा मिलेगा विंड हीट में। अब यहाँ पे भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये 3 दिए हुए हैं, तो इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ग्रुप 1 भी ले सकते हैं, ग्रुप 2 भी ले सकते हैं, ग्रुप 3 भी ले सकते हैं। हमने जो सबसे ज्यादा यूज किया है वो ग्रुप 2 यूज किया है, और इसको अगर आप 24 आवर्स लगा के रख लेंगे तो फिर आपको तुरंत ठीक होता है। इसमें कोई फीवर नहीं आएगा, डिस्कम्फर्ट सारा चला जाएगा, गले का और या बॉडी का जो पेन हो रहा है वो सब समस्याएं चली जाएंगी। तो ये ग्रुप 2 सबसे ज्यादा हमने यूज किया है। उसके बाद देखिए लॉ नंबर 8C, खांसी भी सूखी है, बलगम नहीं आ रहा, ड्राई कफ, सारे शरीर में सूखापन है, और ड्राइनेस और विंड ड्राइनेस का अटैक ऑन लंग्स। तो ये क्या करेगा, ये पूरे शरीर में सूखापन क्रिएट करेगा। इसमें फेफड़ों पर आक्रमण हो रहा है या शरीर पे भी आक्रमण होगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 5D, ड्राई कफ, ड्राई माउथ, ड्राई टंग, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, और आवाज में रफनेस, जैसे सोर थ्रोट हो जाता है ना, तो आवाज भारी हो जाती है, बोलने में अजीब सा लगता है, वो सारे सिम्टम यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं 5D। सिम्टम में लिख दीजिए 5D। और ये 5D में क्या क्या आ गया, ये ड्राई कफ हो गया, खांसी आएगी, सूखी खांसी, सूखा मुंह,
सूखी जीभ, जीभ पे भी आपको वाटर नहीं दिखेगा, और थ्रोट, ड्राई थ्रोट हो जाएगा, सूखापन, बार बार पानी पिएंगे, और स्किन में भी ड्राइनेस दिखेगी। तो ये 5D यहाँ पे दिखेगा। और इसको, ये कोविड में भी आपने देखा होगा, कोविड में ये 5D और ड्राइनेस के सिम्टम मेनली सूखी खांसी, सूखा मुंह, और मुंह जो लाल ना हो, टंग सूखी, सब सूखा सूखा। और फिर उसमें जो है कई बार टेस्ट भी गायब हो गया, इतना सूखा हो गया, सलाइवा है नहीं तो फिर जीभ में क्या है, जीभ का टेस्ट भी गायब हो गया, नो टेस्ट। एंड उसके साथ कई बार जो ये मुंह का सूखा और टंग का सूखा, इसने टेस्ट गायब कर दिया, और जो नाक में ड्राइनेस आई और पूरे थ्रोट में आई, उसने स्मेल गायब कर दी। स्मेल भी, नो स्मेल, नो टेस्ट, नो स्मेल, ये सिम्टम था कोविड का। तो ये 5D का सिम्टम आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको ट्रीट करेंगे। और इसमें पॉइंट आपने पता नहीं किसी ने लगाए कि नहीं लगाए, लेकिन ये पॉइंट जो है बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। इसमें जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, LU9, SP6, K6, CV4 और 12, ये सारे पॉइंट टोन करने हैं। और जो ग्रुप 2 है, इसमें K7 को टोन करना है और बाकी 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। अब ये UB12 और UB13 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UB12 और 13। UB12 क्या करता है, विंड निकालता है, ड्राइनेस, विंड निकलेगी तो ड्राइनेस अपने आप कम हो जाएगी। विंड ड्राइनेस का अटैक हुआ, विंड का काम ही है सुखा देना, और विंड ड्राइनेस को आपने कंट्रोल कर लिया, तो ये समस्या जो है आपकी ड्राइनेस की, वो पूरी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से, और 13 क्या है, 13 बैकशू पॉइंट है लंग्स का, तो ये उसके फंक्शन को सुधार देगा, जो उसमें मॉइस्चर है वो मॉइस्चर क्रिएट होने लगेगा। तो ये ध्यान में रखना है। 8D, एक्यूट वायरस इन्फेक्शन कॉजेज हुपिंग कफ इन इन्फेंट्स। तो ये जो हुपिंग कफ की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें स्पैस्मोस्टिक कफ, ऐंठन युक्त खांसी हो सकती है, नाक आंख से पानी बह सकता है, और बहुत तेज खांसी होती है लाउड वॉइस के साथ। इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3। तो ये मेथी भी बच्चा है, तो मेथी सब पॉइंट पे आप लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पे 12 है, 13 आप बैकशू पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, LU9P6, और सीफेंग एक पॉइंट है, ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी आप लगा के ट्रीट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप टेटाइस 6 में देखिएगा, मिलेगा तो, नहीं तो फिर इसको छोड़ के आप बाकी ये वाला ग्रुप लगा के ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा है इसलिए सब में मेथी लगानी है। 8E, a cough with blood mixed phlegm, asthmatic conditions is due to liver attacking lungs। जो हमने बात की कि लीवर अटैकिंग लंग्स, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसके सिम्टम पहले देख लीजिए। सिम्टम में है बलगम में रक्त मिला हो, कफ तो सब में कॉमन है, खांसी तो सबको आएगी, इसमें आपका जो फ्लेम है उसमें ब्लड मिला हो सकता है, छाती और कोख में भारीपन होगा, लीवर की है ना, लीवर की अटैक कर रही है इसलिए, अस्थमा होगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, पेशाब घटेगा, तो ये सारे सिम्टम इसमें मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन भी है। अब इसमें क्या है, जब लीवर की बहुत लंबे समय तक स्टैग्नेशन में रहती है तो अग्नि बढ़ जाती है, और ये अग्नि फिर फेफड़ों पर आक्रमण करेगी तो उपरोक्त लक्षण प्रकट होंगे। और ये अग्नि कहाँ से आ रही है, गर्म तासीर का भोजन लगातार बहुत देर तक, दिन तक खाते रहने से। और ये ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे पॉइंट क्या होंगे, टोन होंगे कि सिडेट होंगे, ये सारे पॉइंट सिडेट होंगे, स्टैग्नेशन है ना, तो इसलिए सारे पॉइंट सिडेट होंगे। तो ये स्टैग्नेट करके आपका फ्लेम जो है फायर क्रिएट कर रहा है, स्टैग्नेशन, और फिर उससे फ्लेम आपका गाढ़ा पसदार निकल रहा है। तो ये ट्रीटमेंट यहाँ से आप इसको लेके ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद है बॉडी हीट एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस इज कॉज्ड बाय अटैक ऑफ विंड हीट ऑन होल बॉडी। खांसी के साथ शरीर गर्म रहे, बेचैनी लगे, वात का आक्रमण है, और ये पॉइंट से सिटेट होगा। तो
हमेशा ध्यान रखिए लंग्स की किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक जो पहले हमने पॉइंट बताया 3 पॉइंट, वो ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। और किसी तरह का अटैक है तो अटैक में UB11 और UB12 और UB13 ये 2 पॉइंट हर जगह आपको मिलेंगे, तो ये ध्यान में रखिए। तो उसके साथ आप इसको भी यूज कर सकते हैं। P7 काम्स रेस्टलेसनेस, तो बेचैनी जो इसमें अधिक हो रही है ना, तो P7 से ठीक होगी। 8G, लॉ नंबर 8G, ये सारे कफ की बात हो रही है। खांसी, कितने तरह की खांसी होगी और उसको कैसे हम ठीक करेंगे। अब ये जो खांसी है 8G वाली, ये अधिकतर ओल्ड एज वाले लोगों में ज्यादातर देखने को मिलती है। अब तो 40-50 में भी होने लगी, लेकिन पहले क्या है, ओल्ड एज में ज्यादा मिलती थी। इसमें क्या है, कफ विद डिफिकल्टी इन इनहेलेशन ड्यू टू किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स की। अब किडनी यहाँ पे लंग्स की रिसीव नहीं कर रही, तो इसमें क्या है, इनहेल करने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस फूलेगी हमेशा, अस्थमा हो सकता है, दमा हो सकता है, चेहरे पे सूजन हो सकती है, पसीना हो सकता है, हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं। ये सारे इसके सिम्टम हैं और ये हम लोग बात कर चुके हैं। लंग्स और किडनी इस प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। तालमेल ठीक से नहीं हो रहा, और इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको पता चल रहा है, ये लंग किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स की, और सांस फूल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोड़ने में नहीं, लेने में। तो ये यहाँ से आप इसको ट्रीट करेंगे। लॉ नंबर 9 है लॉ रिलेटिंग डेफिशिएंट टाइप। अभी तक सारे एक्सेस की बात हो रही थी, अटैक किया एक्सेस, तो ये सारे पॉइंट क्या है, जो है टोन करके, एक्सेस है तो सारे पॉइंट सिडेट करके आप इसको ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है लॉ नंबर 9 से डेफिशिएंसी टाइप। तो डेफिशिएंसी में क्या करेंगे, पॉइंट अधिकतर सब टोन होंगे। ड्राई कफ विद ड्राई स्पिटम इंडिकेट्स लंग्स इनडेफिशिएंसी। तो ड्राई कफ, सूखी खांसी जब भी आएगी तो लंग्स इनडेफिशिएंसी का है। और हमने एक पॉइंट बताया कि अगर अभी आपको 24 घंटे से शुरू हुई है तो उसे एक पॉइंट से भी ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को एल्यूटन बता दिया तो उनका ड्राई कफ ठीक हो गया। तो अगर कोई और सिम्टम नहीं है, तो जैसे गर्म हाथ पैर या धड़कन बढ़ना या इस तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं है, केवल सूखी खांसी आ रही है, तो ठीक हो जाएगा। वीक कफ विद वीक वॉइस विद वाटरी स्पिटम इज ड्यू टू लंग्स की डेफिशिएंसी। तो ये लंग्स की डेफिशिएंसी से होगा। वीक वॉइस के साथ, मतलब बहुत धीमी आवाज के साथ खांसेगा और पानी जैसा बलगम निकलेगा। रैटलिंग नॉइस इन थ्रोट, घरघराहट की आवाज आएगी जब आप खांसेंगे, तो खनखनाहट, घरघराहट जो आती है, रैटलिंग साउंड, तो उससे क्या है। और ये थिक स्टिकी फ्लेम है कॉज्ड बाय स्प्लीन की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो बनाया था हमने, ट्रायंगल बनाया था और उसमें स्प्लीन को भी दिखाया था। तो ये वाला जो रैटलिंग साउंड आ रही है, तो कफ ज्यादा बन रहा है, तो इसलिए वो साउंड वायु के साथ मिलके वो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी। और अगर फ्रोदी होगा, वाटरी फ्रोदी, झागदार, तो ये झागदार अगर बलगम होगा तो ये क्या है, ये मिडिल एज ग्रुप में होता है। ये स्प्लीन और लंग्स दोनों में क्रॉनिक डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये ध्यान से जो है समझना है कि किस टाइप का है, कैसी साउंड है और किस चीज की डेफिशिएंसी हुई है। मीनाक्षी जी ध्यान से देखिएगा, सब में, इन्हीं सब में आपके क्वेश्चन का आंसर है, वो जेली टाइप हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो। तो ये वाटरी है, ये थिक है, और यहाँ पे क्या है, फ्रॉदी है, वाटरी फ्रॉदी है, तो ये जो है स्प्लीन और लंग्स हो गया। और उसके बाद एक्सेसिव वाइट स्पिटम है, डिफिकल्टी टू लाइन इन सपाइन पोजीशन, पीठ के बल नहीं लेट पा रहा है। जैसे हमने बताया था ना, पीठ के बल नहीं लेट पाते तो रात भर या तो कुर्सी में बैठ के सोते हैं, या 3 तकिया लगा के थोड़ा सा एंगल बना के 60 डिग्री का बॉडी का, फिर सोते हैं। तो ये सपाइन पोजीशन में नहीं सो पाएंगे और एक्सेसिव वाइट स्पिटम निकलेगा। और ये एलिवेटेड हिज हेड टू कीप सिटिंग होल नाइट। और ये क्यों हो रहा है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी और लंग्स की डेफिशिएंसी। तो ये मदर और सन दोनों डेफिशिएंट कंडीशन में आ गए, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमिड फ्लेम क्रिएट कर रहे हैं लंग्स में। तो यहाँ पे तीनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। chronic cough with large quantity of thick white sputum, weight loss, fever may be due to tuberculosis। तो अब सफेद रंग का थिक कफ निकल रहा है और ये क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब काफी दिन से हो रहा है,
तो ये रिलेट करेगा ट्यूबरकुलोसिस के साथ। और इसमें एक चीज ध्यान में रखिए, इसमें आपको लो ग्रेड फीवर मिलेगा। पेशेंट से आप पूछेंगे तो पेशेंट कहेगा नहीं फीवर नहीं आता, क्योंकि उसने कभी चेक ही नहीं किया। और ये लो ग्रेड फीवर क्या है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट 200। तो इसमें पेशेंट ने कभी चेक ही नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं है कि फीवर होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब चेक करेंगे तो निकलेगा 99.3, 99.4, 99.6 ऐसा करके प्लस में निकलेगा, या 100 तक भी जा सकता है। तो ये चेक करेंगे जब कई बार दिन में, तो फिर पता चलेगा कि हाँ किस पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस है तो ये इन्फेक्शन है, तो इसमें फीवर आपको जरूर मिलेगा। और वीकनेस बहुत आएगी, वेट लॉस होगा। रेगुलर स्मोकिंग कॉजेस क्रॉनिक स्मोकर्स कफ। तो अब अगर कोई लगातार खांस रहा है, रोज खांस रहा है, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो स्मोकर है। लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले ये पता करिए कि आप हुक्का पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें खाने पीने वाली हो गई, कोई नाक से सूंघ रहा है, कोई मुंह से सूंघ रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, धुआं ले रहा है। तो ये क्या है, कोई कागज में कुछ केमिकल डाल के उसको सूंघ रहा है, मुंह से ले रहा है धुआं। तो ये जितने भी तरह की चीजें हैं, ये सब रेगुलर स्मोकिंग जो है क्रिएट कर सकते हैं कफ, क्रॉनिक कफ। तो आपको, और इसमें भी आपको फ्लेम मिलेगा, वाटरी भी मिल सकता है और व्हाइट कलर का भी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई स्मोकर है तो पहले उसको रूल आउट करिए, स्मोकर है या नहीं। Chronic cough with thin watery sputum and pleurisy is due to kidney yang deficiency and heart yang deficiency। अब ये ट्रायंगल हमने बनाया था ना, वो ट्रायंगल में ये किडनी यांग और हार्ट यांग जो है लंग्स में स्वेलिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये थिन वाटरी स्पुटम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो थिन वाटरी होगा। और प्लूरिसी, प्लूरिसी में सिम्टम क्या आता है, जब आप सांस लेंगे तो छाती में बहुत दर्द होगा। प्लूरिसी क्या है, प्लूरा में इन्फ्लेमेशन हो गया, प्लूरा जो उसकी आउटर कवरिंग है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये स्वेलिंग जो है हो रही है लंग्स में उसके आउटर कवरिंग में, और वो इफेक्ट कर रही है। तो जैसे ही आपका रिब केज ऊपर जाएगा तो पेन करेगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन है, प्लूरिसी है। तो ये किडनी यांग और हार्ट यांग से ठीक होगा। अ ड्राई कफ, ड्राई कफ है, सूखी खांसी, वर्स इन द इवनिंग, शाम के समय बढ़ जाए तो किडनी और लंग्स की डेफिशिएंसी होती है। किडनी और लंग्स में इनकी डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है ये। ड्राई कफ विथ पीरियोडिक फीवर, पीरियोडिक फीवर हो जाए यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हो रहा है फीवर, दिन भर ठीक रहता है, रात में फीवर चढ़ जाता है, तो ये भी डेफिशिएंसी ऑफ इन और लंग्स की डेफिशिएंसी और लंग्स इन डेफिशिएंसी हो सकता है। दोनों में से कोई भी ट्रीट करेंगे तो वो बैलेंस करेगा। हमने पहले ही बताया कि लंग्स क्या है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये इसका काम है, तो यहां से ये इसको ठीक करेगा। उसके बाद ड्राई क्रॉनिक कफ विद कांस्टेंट डिजायर टू क्लियर वंस थ्रोट। अब ये क्या है, ये दिन भर गला खखार के साफ करते रहते हैं ऐसे से करते रहते हैं जो लोग, कांस्टेंट डिजायर, कांस्टेंट उनको इरिटेशन हो रहा है, दिन भर गला साफ कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये डेफिशिएंसी है की और किसमें, स्प्लीन की डेफिशिएंसी। तो अगर कोई गला कंटिन्यूस साफ करता रहता है, आप उसको चाहे जितना भी टोकी क्यों ऐसे कर रहे हो, तो उसको हैबिट हो गई। तो ये लगातार कांस्टेंट वो थ्रोट को क्लियर करने की प्रोसेस जो है, ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी से, कि थोड़ी देर में कफ वहां पे कलेक्ट हो जाता है, उसको निकाल के साफ करते हैं, अंदर ले लेंगे या बाहर थूकेंगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, तो स्प्लीन को ट्रीट करेंगे। उसके बाद 9A, लंग्स इन डेफिशिएंसी ड्राई बलगम क्रिएट कर रही है। और ये ड्राई बलगम क्या है, सूखी खांसी के साथ सूखा बलगम, लंग्स इन डेफिशिएंसी यानी बहुत थिक जो कि चिपक जाए, स्टिकी। बलगम में रक्त भी आ सकता है, रक्त क्यों आएगा, क्योंकि सूखा है, चिपकेगा, और जैसे ही वो निकलेगा, आप खांसेंगे निकलेगा वहां से, तो हो सकता है अपर लेयर निकालता हुआ आपकी एपिथेलियम की निकले, और वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज हैं
उनका ब्लड भी उसके साथ आ जाए। और इसमें इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या है, ये 5 पाम हीट, छाती, तलवे, हथेलियां गर्म होना, गाल लाल होना, तो ये यहाँ पे इसका सिम्टम दिया हुआ है। और ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 2 में क्या करना है, टोन करना है K3, UB13 और UB23। तो ये किडनी को पूरा टोन करके आप इसको रिलीफ दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये LU9 और 10 दोनों पॉइंट लिए गए हैं, तो यहाँ से इनकी डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है LU5 और लीवर 2, जो कि हीट जो कंडीशन है उसको ठीक करेगा। वीक कफ विद वीक वॉइस, डेफिशिएंसी टाइप है, वीक वॉइस है, तो लंग्स की डेफिशिएंसी से हो गया। तो जब भी आवाज कमजोर हो किसी की भी, तो ये लंग्स से रिलेट करेगी। इसमें कमजोर खांसी, कमजोर आवाज, पानी जैसा बलगम, मेहनत करने पे सांस फूलना, सर्दी जल्दी जल्दी लग जाना, तो जो बार बार बीमार पड़ते हो, सर्दी खांसी होता है, वो भी लंग्स की डेफिशिएंसी है। और इस प्रकार की खांसी वाला व्यक्ति बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको बोलने में दिक्कत होती है, की डेफिशिएंसी है तो बोलेगा नहीं, बोलने में उसको अच्छा नहीं लगेगा। एंड कफ विद रैटलिंग नॉइस इन थ्रोट एंड एक्सपेक्टोरेशन विद थिक स्टिकी फ्लेम, ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। तो बहुत ज्यादा कफ निकले और हमेशा गला साफ करने की इच्छा हो, तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। और इसमें क्या है, लगातार खांसी आती है, कफ बढ़ता जाता है, जो जो पुराना होगा कफ बढ़ता जाएगा और खांसी आती जाएगी, लगातार खांसी आएगी फिर। और इसमें देखिए क्या है, गाढ़ा चिपचिपा बलगम, थिक स्टिकी फ्लेम, भूख नहीं लगेगी, खाने के बाद पेट में भारीपन होगा, थकान, कमजोरी, मिचली, छाती अति जठर में भारीपन, पतले दस्त, ये सारे सिम्टम स्प्लीन की डेफिशिएंसी के हैं। तो प्रॉब्लम लंग्स की दिख रही है, कफिंग की दिख रही है, लेकिन सिम्टम कहाँ के आ रहे हैं, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के आ रहे हैं। तो ये आपको स्प्लीन की डेफिशिएंसी से ट्रीट करना होगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। इसको देने से बलगम पिघल कर निकल जाता है, खांसी ठीक हो जाती है। और कफ विद वाइट वाटरी फ्रॉदी, ये वाइट भी है, वाटरी भी है, फ्रॉदी भी है, झागदार, सफेद पानी जैसा झागदार बलगम, एकदम स्पेसिफिक क्वालिटी है। और ये क्वालिटी क्या है, ये बहुत मात्रा में निकलता है। मिडिल एज पीपल ड्यू टू क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन एंड लंग्स बोथ, जब क्रॉनिक हो गई स्प्लीन और लंग्स की डेफिशिएंसी, माँ बीमार हो गई तो उसका बच्चा भी बीमार हो जाएगा। स्प्लीन का क्रिएट्स लंग्स, तो ये जो उसके मदर और सन है दोनों बीमार हो गए, तो ये लगातार स्प्लीन पानी जैसा बलगम बनाती जाएगी, जो भी आप खाएंगे सब बलगम बनता जाएगा, और पानी जैसा फेन युक्त बलगम निकलेगा, और उसमें खरखराहट, कपकपाहट, ये सारे सिम्टम आएंगे। और चिकनाई युक्त ठंडी तासीर का भोजन का सेवन कम करें, ऐसे लोगों को कच्चा नहीं खाना चाहिए। तीनों टाइम दही खाने पर उपरोक्त लक्षण प्रकट होते हैं। तो जो जिनको दही बहुत पसंद है वो सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी, रात में भी, तो उनको दही पहले बंद करना चाहिए। और ठंडी तासीर वाले भोजन, ठंडी तासीर जैसे आपने कच्चा बहुत खा लिया, तो कच्चा और इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, उन्हें सौते करके खाना चाहिए, या फिर उसमें ब्लैक पेपर है, दालचीनी है, जिंजर है, इस तरह की चीजें डाल के खानी चाहिए, जिससे उसकी तासीर ठीक हो जाए। 9E, अब इसमें वही है कि पेट केवल सो नहीं पा रहा है और रात में बैठे रहने पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमिड फ्लेम हो जाता है। क्रॉनिक कफ कमिंग आउट फ्रिक्वेंटली, ये लगातार निकल रहा है। डज नॉट लाइक सपाइन पोजीशन, पीठ के बल वो सो ही नहीं सकता, सिर को ऊंचे उठाकर सोता है, रात में बैठा रहता है, तो या तो 3-4 तकिया चाहिए लेटने के लिए, तो 60 डिग्री का एंगल बन जाए सोने समय, तो नहीं होगी खांसी, कम आएगी। और नहीं तो फिर वो रात भर कुर्सी पर बैठ के सोते हैं, पैर फैला के, कुर्सी पे बैठ जाएंगे और पैर फैला के रात भर उसी पोजीशन में सोते हैं। तो ये जो है, ये क्यों हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमिड फ्लेम इन लंग्स, तो लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ये एक्सेस इंटरनल कोल्ड एंड एक्सेस फ्लेम रिटेन्ड इन लंग्स, तो ये एक्सेस कंडीशन हो गई है। और ये क्यों क्रिएट हुई है, कॉज इसका है स्प्लीन की डेफिशिएंसी, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी टुगेदर विद लंग्स की डेफिशिएंसी।
और यहाँ पे ये ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब आप इसमें कैटेगरी देख सकते हैं कि क्या स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, डोमिनेट कर रही है, या अभी लंग्स की डोमिनेट कर रही है और उसका इफेक्ट थोड़ा सा लंग्स पे जा रहा है। जैसे लंग्स की डेफिशिएंट हुई तो बहुत कमजोर हो जाएगी, तो माँ को भी कमजोरी आएगी, तो स्प्लीन उसकी माँ है, तो उसमें भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी आ गई। क्रॉनिक हो जाएगा तो लंग्स और स्प्लीन दोनों कमजोर हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा बलगम बनने लगेगा तो फिर क्या होगा, ह्यूमिड फ्लेम ज्यादा हो जाएगा, तो फिर स्प्लीन यांग भी हो गया। तो ये क्या है, डोमिनेंस देखना पड़ेगा कि इस समय एग्रीवेटेड फॉर्म में कौन है। तीनों एक साथ नहीं ट्रीटमेंट करना, आपको एक करना है। तो आप उसमें कैटेगरी स्टेजेस डिसाइड करिए कि ये पहले अभी लंग्स का दें कि स्प्लीन का दें या स्प्लीन यांग दें। इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तीनों का, P6 LU157 ST40 UB13 20 CV9 12 17 22, ये लोकल और बैकशू पॉइंट और एनर्जी पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, तो इसके माध्यम से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बच्चों को ये तकलीफ होगी तो कुकुर खांसी बोलते हैं, और बड़ों को ये तकलीफ हो जाएगी तो उसको टीबी हो सकती है, या आने वाले समय में हो जाएगी अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो। लॉ नंबर 9F, बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद गाढ़ा बलगम और इसमें वजन घटता जाए तो क्या हो गया, रोगी को टीबी हो गई है। यहाँ पे वजन घट रहा है, फीवर है, और ज्यादा मात्रा में बलगम निकल रहा है, और ये दिखा ना रोगी को लगातार ज्वर बना रहना। तो ये 99 फीवर हमेशा रहता है, बस ये होता है कि वीकनेस लग रही है, खांस रहे हैं, कफ निकाल रहे हैं, लेकिन वो फीवर कभी चेक नहीं करते। तो जब आप पूछेंगे तो कहेंगे नहीं फीवर नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम मैच कर रहे हैं तो उनका फीवर आप चेक करिए, तो हो सकता है आपको ज्यादा फीवर मिले। तो ये आप यहाँ से इसको ट्रीट कर सकते हैं। 9Q, ये स्मोकर्स का, धूम्रपान बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो इनकी जो है खांसी, कंटिन्यूअस खांसी होगी, और गहरा गहरा जो है इसमें बलगम निकलेगा। इसमें देखिए बलगम का स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है, फाउल स्मेलिंग, एक्सेस येलो और ग्रीन स्पिटम। तो ये फाउल स्मेल उसमें होगी क्योंकि हीट ज्यादा है, स्मोकर है, तो ये बदबू भी करेगा और गाढ़ा भी होगा, कलर भी उसका चेंज होगा। यहाँ पे वाइट, वाटरी, फ्रॉदी ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये तंबाकू के सेवन की आदत है, या गुटखा, या इस तरह की कोई चीज है, नियमित धूम्रपान हो रहा है, बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन, गर्म तासीर का भोजन करने की आदत है, तो ये सब यहाँ पे एक साथ आप इनको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये उनका ट्रीटमेंट है जो खाते हैं इस तरह की चीजें, स्मोकर है, इसमें हुक्का भी शामिल कर लीजिए। आजकल तो हुक्के का चलन हो गया है, तो हुक्का भी अगर कोई हुक्का बार में डेली जाके रोज पी रहा है तो उसको भी समस्या हो सकती है। 9H, यहाँ पे देखिए थिन वाटरी स्पिटम प्लूरिसी, प्लूरिसी का ट्रीटमेंट ये दिया हुआ है, किडनी यांग हार्ट यांग का कॉम्बिनेशन। और कई बार क्या होगा कि ये पॉइंट आप लगाएंगे इससे तुरंत रिलीफ होगा, कई बार हार्ट यांग के लगाने से ही पूरा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके, किडनी और हार्ट यांग दोनों मिलके क्या रहे हैं, बॉडी में एक सर्कुलेशन कर रहा है, एक वाटर बैलेंसिंग कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम है, सारा ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट से लंग्स के पास जाता है, तो लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हार्ट वैसा ही ब्लड लेके आ जाएगा, किडनी में जाएगा तो किडनी उसको रिमूव करके बाहर निकालेगी जो भी उसमें टॉक्सिसिटी है। तो किडनी और हार्ट यांग को ट्रीट करने से कई बार इस तरह की समस्या ठीक होती है। प्लूरिसी है, या और आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपने कोई जांच नहीं करवाई, प्लूरिसी पता नहीं है, लेकिन इस तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो इससे ठीक हो सकता है। और ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2-2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐड करने के लिए हार्ट और लंग्स की स्वेलिंग के लिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इवनिंग में ज्यादा खांसी आएगी तो किडनी और लंग्स की डेफिशिएंसी, तो शाम के समय ही सूखी खांसी आ रही है, तो ये यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो अगर किसी को ऐसी समस्या है तो यहाँ से करेंगे। अब दूसरा देखिए, पीरियोडिक फीवर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इन एंड लंग्स की डेफिशिएंसी। तो लंग्स में इन और की डेफिशिएंसी, पहले की डेफिशिएंसी हुई, फिर इन भी डेफिशिएंट हो गया, तो इसमें पीरियोडिक फीवर है, यानी समय समय पर ज्वर उसको हो जा रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें केवल LU5 टोन करना है।
तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट इसमें लिखे हुए हैं। लीवर 2 और LU5 देने से लीवर की रिडंडेंट एनर्जी नियंत्रित होती है। इससे लीवर और फेफड़े दोनों सुचारू रूप से काम करते हैं। तो लीवर 2 और लीवर 5 एनर्जी जो है ठीक करेगा। स्लाइड ड्राई कफ इन बाथरूम ओनली, विंड कोल्ड का अटैक। के सिंह जी, ये विंड कोल्ड का अटैक है। एवर्जन टू कोल्ड होता है, जैसे ही आप बाथरूम में जाएंगे ठंड लगेगी, खांसी आएगी। नीलिमा जी, स्टमक हीट नहीं, स्टमक हीट से नहीं होता, ये स्प्लीन ही उसमें आएगी। स्टमक हीट में क्या होता है, उसमें थ्रोट में रैशेस होते हैं, हीट से नहीं होता क्लियर थ्रोट वाली प्रॉब्लम। प्रभात जी पूछ रहे हैं फीवर और वेट लॉस ना हो पर सफेद गाढ़ा बलगम निकलता हो, तो अभी हो जाएगा ना वेट लॉस, अभी वेट लॉस हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है तो ये प्रभात जी ये सिम्टम ही है उसका, तो ये ध्यान में रखिए। वेट लॉस क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आप खा रहे हैं तो स्प्लीन फूड की जगह फ्लेम बना रही है। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा फ्लेम कौन बना रहा है, आपकी स्प्लीन बना रही है 65%, और ये ही बना रही है भोजन से फूड की। तो ये क्या हो जाएगा, सारा फ्लेम बनता चला जाएगा, फूड की बनेगी नहीं, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो अभी नहीं हो रहा है, आगे चल के हो जाएगा। खांसी अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, खांसी अगर आ रही है तो उसको तुरंत ठीक करना चाहिए। Chronic cough with digestive problem may be solved by a treatment on 3 points: LU11, CV22, UP12। ये पुरानी खांसी है तो इससे आप 3 पॉइंट से ठीक कर सकते हैं, ये विंड निकाल देगा। LU11 किसका पॉइंट है, CV22 किसका पॉइंट है, और यहाँ पे इसमें कुछ अच्छे फॉर्मूले एक एक पॉइंट का दिया हुआ है, ये भी याद रखिए। कफ विथ स्वेलिंग, मैसिव ड्रिंकिंग, कफिंग, कॉसिक्स, ड्रैगिंग पेन इन सैक्रम एंड कॉसिक्स, ये अलग अलग ये ग्रुप में दिए हुए हैं, तो ये इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। बताइए LU11 किसका पॉइंट है, क्या क्या करता है LU11? LU11 तो बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत सारी चीजों में काम करता है। यस नीलिमा जी, एल्वियोलाई का पॉइंट है। डॉक्टर बॉल ने बताया कि LU11 को ट्रीट करने से एल्वियोलाई का ट्रीटमेंट होता है, और उसके साथ LU11 आपके थ्रोट का पॉइंट है। सोर थ्रोट में बेस्ट पॉइंट अगर एक लेना है तो LU11। अगर आपको स्वालो करने में पेन हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस में खासकर आप कुछ भी निगलते हैं तो दर्द होता है गले में, उसके लिए भी LU11 बहुत अच्छा पॉइंट है। चाइना में क्या करते हैं, LU11 पे ब्लड लेटिंग करा देते हैं और ब्लड निकल जाता है 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप या और ज्यादा, तो ये बहुत आराम से सोर थ्रोट ठीक कर लेते हैं वो लोग ऐसे। तो ये LU11 ये काम करता है। अभी हमने बताया ना, शाम को खांसी बढ़े, शाम के समय खांसी बढ़े, तो ये सब इनडेफिशिएंसी वाले हैं। रात में जो भी हो मीना जी, ये सब इनडेफिशिएंसी। रात में सोते समय खांसी बढ़ रही है, बस एक चेक करा लीजिए कि पल्स, और जो पिछली बार हमने बताया था रेट और रिदम हार्ट का चेक कर लीजिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं है और रात में सोते समय खांसी आ रही है तो ये इनडेफिशिएंसी से ही रिलेट करेगा। देखिए 20 वर्षों से वेट है तो वो ठीक है, आप कुछ ऐसा कर लेते होंगे कि बैलेंस हो जाता होगा, लेकिन आगे चल के एज के साथ वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। फ्लेम निकलना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को भी फ्लेम निकल रहा है, किसी भी कलर का निकल रहा है, तो ये आप समझ लीजिए आपकी स्प्लीन फ्लेम बना रही है, ज्यादा बना रही है,
और ये आगे चल के लंग्स को प्रॉब्लम में करेगा ही करेगा। अभी नहीं पता चल रहा, आगे चल के पता चलेगा। तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए कि ये हमको फ्लेम क्यों बन रहा है, उसका कॉज ढूंढिए और उसको ठीक करिए। ठीक है प्रभात जी, ये 20 वर्ष से हो, वेट इतना ही है, अभी कम होने लगेगा, अचानक से कम हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा ये अचानक से क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी रेजिस्ट करती है ना। कोई भी इम्बैलेंस होगा तो बॉडी पहले उसको अपने लेवल पे रेगुलेट करती है। कोई भी समस्या एक दिन में नहीं आती। अगर आज आपको हाइपरटेंशन निकला है तो ये पिछले 5-10 सालों का है, एक दिन में नहीं होता। आज आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो पुराना है, आज कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है तो आज का नहीं है, 10 साल पुराना है। तो ये अचानक से फिर होती हैं समस्याएं। और अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम आ रहा है, कफ से रिलेटेड, खांसी से रिलेटेड, तो उसको ट्रीट करना चाहिए। इतने सारे हमने बताए लॉज, उनमें जो भी ठीक लगे उसके हिसाब से आप कफ की क्वालिटी, साउंड उसकी देख के, डिस्कम्फर्ट देख के उसमें ट्रीट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो लंग्स की डेफिशिएंसी तो लगा ही सकते हैं, LU7K6 LU9 तो लगा ही सकते हैं, बैकशू पॉइंट तो लगा ही सकते हैं। बैकशू पॉइंट में भी UB13 और UB37 ये दोनों पॉइंट साथ में लगा लीजिए, और UB13 और 37 प्रीटाइज 2 निकाल के पढ़िए क्या मतलब है उसका, तो आपको समझ में आएगा। और 13 और 37 दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये जो है आज का क्लास, हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे तो आगे जो दूसरे चैप्टर्स हैं उन पे चर्चा करेंगे। इसको पढ़िएगा और जो डाउट हो कल फिर पूछिएगा। आपको सबको धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच सबको, नमस्कार।